ट्वेल्थ क्लास के फिजिक्स का 100 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आज के इस क्लास से बहुत सारा प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो बच्चा पार्टी आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को भी लगाते चलिएगा, जिससे कि ये सारा प्रश्न जो है आपको आंसर लगाने से याद भी हो जाएगा। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला नंबर सवाल है आपके फोन के स्क्रीन पर। तो सभी बच्चे क्या करना, आंसर को लगाते चलना। पहला नंबर सवाल है कि निकेल है, अब बता दो निकेल जो है वो कैसा पदार्थ है, अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है, लौह चुंबकीय है या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा लोहा आए, कोबाल्ट आए, निकेल आए, ये सारे के सारे लौह चुंबकीय यानी कि फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है, इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा निकेल जो है ये लौह चुंबकीय पदार्थ है, याद रहेगा बच्चों। चलिए दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल हमारे सामने ये रहा, बता दो। बहुत ही आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। देखिए दूसरा नंबर सवाल कह रहा है पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है, पानी का परावैद्युत स्थिरांक यानी कि द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज कौन सा होगा। पानी का परावैद्युत स्थिरांक 80 होता है बच्चों, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में हर एक बार पूछे जाते हैं। चलिए तीसरा नंबर सवाल है हमारे सामने, बता दो क्या होगा इसका सही जवाब। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है विद्युतशीलता का ऐसा मात्रक क्या होता है। विद्युतशीलता कहने का अर्थ होता है एप्सिलॉन नोट, आप लोग पढ़े हो कि नहीं। एप्सिलॉन नोट का एक मात्रक हमारा फैराड पर मीटर होता है और दूसरा होता है न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर होता है। कौन सा ऑप्शन में दिया गया, एन इनवर्स एम इनवर्स टू सी टू, कौन सा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया राइट आंसर है, लगा लो आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा। अगर पूछे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, अगर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये याद रखिएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मात्रक है, ये भी आपको याद रहना चाहिए। ओके चलिए, और एप्सिलॉन नोट का दूसरा मात्रक फैराड पर मीटर भी होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चौथा नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो एक एकांकी चालक के लिए निम्न में कौन सा अनुपात है जो अचर है। कौन सा होता है जो अचर होता है, बता दो। वो हमारा होता है बच्चों, वो होता है कुल आवेश बटा में विभव। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। सभी बच्चे हमारे साथ आंसर को लगाते चलना भाई, क्योंकि ये सारा प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है और यहां से देख लेना, यानी कि इस क्लास से बहुत सारा प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में छपने वाला है। ओके जी, चलिए पांचवा नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो। पांचवा नंबर सवाल कह रहा है साबुन के बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है। साबुन के बुलबुले को जब क्या कहा जाता है, चार्ज दिया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। याद रखिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर सवाल है और पूरा 100 ऑब्जेक्टिव लाया हूं आज के क्लास में। देखो 6 नंबर सवाल कह रहा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या होता है, बता दो। द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज कौन सा। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम लोग पी द्वारा डिनोट करते हैं, यानी कि पी बराबर हमारा फॉर्मूला है क्यू इंटू एल। क्यू है हमारा चार्ज, तो चार्ज का कूलम होगा, लंबाई का मीटर होता है, कूलम इंटू मीटर। देख लो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, कूलम इंटू मीटर बच्चों, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। लगा लो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। और इस फॉर्मूले को भी याद रखिएगा आप लोग, पी बराबर क्यू इंटू एल। ओके चलिए 7 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो। 7 नंबर सवाल कर रहा है निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। ये मैं कई बार बता चुका हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मात्रक होता है, एक हमारा वोल्ट पर मीटर होता है यानी कि वोल्ट प्रति मीटर होता है, और दूसरा न्यूटन प्रति कूलम होता है। ये दोनों मात्रक मैं बता चुका हूं, किसका है, तो विद्युत क्षेत्र का है। करेक्ट आंसर आपका कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चा पार्टी। याद रखिएगा ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 8 नंबर सवाल है आपके सामने और आज के क्लास का सभी क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 8 नंबर सवाल कर रहा है इनमें कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आपसे पूछा गया, बहुत ही आसान है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि ई बराबर हमारा फॉर्मूला होता है कौन सा, प्रति एकांक आवेश में चार्ज जो होता है। देख लो ये बल है तो प्रति एकांक बल होगा, ई बराबर एफ बटा में क्या होगा, क्यू हो जाएगा। ये हमारा फोर्स है तो न्यूटन हो जाएगा और चार्ज है तो कूलम हो जाएगा, यानी कि न्यूटन प्रति कूलम किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है क्या, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा बच्चा पार्टी, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे याद रखना है। ओके जी चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने, अगला प्रश्न 9 नंबर सवाल। देखो किसी
वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है। किससे अधिक होता है बता दो। किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा जो अधिक होता है वो किससे होता है? वो हमारा 1 से अधिक होता है। क्या होता है? 1 से अधिक होता है। 9 नंबर सवाल का जवाब हमारा ऑप्शन सी होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर सवाल है, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है? बता दो बच्चा पार्टी, अगर पता हो तो बता दो। किसी संधारित्र की धारिता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वोल्ट होता है, न्यूटन होता है, फैराड होता है या फिर एम्पियर होता है? बता दो। संधारित्र की धारिता को हम लोग सी द्वारा डिनोट करते हैं बच्चा पार्टी, याद होगा आप लोगों को। और सी बराबर हमारा फॉर्मूला है क्यू बटा में भी होता है। क्यू चार्ज है तो कूलम हो जाएगा, और कूलम प्रति वोल्ट भी इसका मात्रक होता है, और दूसरा फैराड भी होता है। याद रखिएगा, अगर 1 फैराड बराबर पूछे, 1 फैराड बराबर क्या होगा, तो याद रखिएगा 1 कूलम पर वोल्ट होता है। बस इतना को याद रख लो। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आता है कि 1 फैराड बराबर कितना होता है? 1 कूलम पर वोल्ट होता है, क्योंकि हमारा सी बराबर क्यू बटा में भी फॉर्मूला यहाँ उपस्थित है। चलिए 11 नंबर सवाल है हमारे सामने। 11 नंबर सवाल कर रहा है, आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश कितना होता है? आवेशित संधारित्र पर जो कुल आवेश होता है वो कितना होता है बच्चों? ये हमारा शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। करेक्ट आंसर हमारा जीरो हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। चलिए 12 नंबर सवाल को देखते हैं। 12 नंबर सवाल है आपके सामने, विभव प्रवणता बराबर क्या होता है? विभव प्रवणता यानी कि के बराबर जो होता है वो क्या होता है? डीवी अपॉन डीएक्स होता है। क्या होता है बच्चों? डीवी अपॉन डीएक्स होता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। 12 का सी लगा लो तो आपका भी सही हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने, अगला प्रश्न है 13 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? अब बता दो, इतना आसान सा सवाल है। निम्नलिखित में कौन सा है जो सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी कौन सा होगा? वो होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अगर मात्रक पूछे तो क्या लगाओगे? न्यूटन प्रति कूलम, जो कि अभी मैंने बताया। तो याद रखना इसको भी। विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र और आवेश का पृष्ठ घनत्व, ये अदिश राशि है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर सवाल है, विद्युत विभव बराबर क्या होता है? देखो बच्चा पार्टी, विद्युत विभव का जो ऐसा मात्रक होता है वो क्या होता है? वोल्ट होता है। और वोल्ट बराबर हमारा फॉर्मूला है V बराबर W अपॉन Q। V बराबर W अपॉन Q। ये यहाँ वाट है तो जूल हो जाएगा, और चार्ज है तो कूलम हो जाएगा, यानी कि जूल प्रति कूलम भी इसका मात्रक होता है, और वोल्ट भी होता है। और देखो W अपॉन Q किस में दिखाई दे रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, और इस फॉर्मूला को भी आप लोग याद रख लो। ओके, चलिए 15 नंबर सवाल है हमारे सामने। 15 नंबर सवाल कर रहा है, देखो 15 नंबर सवाल है, 1 फैराड बराबर कितना होता है? बच्चा पार्टी अभी जस्ट हमने बताया कि 1 फैराड बराबर सी, विद्युत धारिता के लिए पूछा गया। देखो सी बराबर हमारा क्या होता है? कूलम प्रति वोल्ट होता है, यानी कि कूलम प्रति, यहाँ पे वोल्ट लिख लो, ये हो गया। अगर 1 फैराड बराबर, अभी मैंने बताया कि 1 फैराड बराबर पूछे तो 1 कूलम प्रति वोल्ट होता है। ये अभी मैंने बताया था कि नहीं? देख लो कौन सा ऑप्शन में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, आपका सही जवाब है बच्चों। याद रखिएगा 1 कूलम पर वोल्ट होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 16 नंबर सवाल है, वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है, किसके समानुपाती होती है? वायु में गोलीय चालक की धारिता किसके समानुपाती होती है? वो होती है गोले की त्रिज्या के। वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है किसके? गोले की त्रिज्या के बच्चों, याद रखिएगा। 16 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। 17 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो, ये रहा आपके सामने, बता दो क्या होगा इसका सही जवाब। एक परावैद्युत समानांतर पट्टी का संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या होता है? बता दो। 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ये बढ़ता है। क्या होता है बच्चों? बढ़ जाता है, यानी कि इंक्रीज हो जाता है। राइट आंसर आपका ये होगा। 18 नंबर प्रश्न आपके सामने, बता दो। 18 नंबर सवाल कर रहा है, वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है, क्या उत्पन्न करती है बच्चों? लगा दो, क्या होगा इसका सही जवाब? तो ये जो उत्पन्न करती है वो हाई वोल्टेज उत्पन्न करती है, यानी कि उच्च वोल्टता को उत्पन्न करती है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। 19 नंबर सवाल है आपके सामने। 19 नंबर सवाल कर रहा है, धातु का परावैद्युतांक कितना होता है? बता दो। धातु का परावैद्युत स्थिरांक आपसे पूछा गया है, तो कितना होगा? धातुओं का परावैद्युत स्थिरांक क्या होता है? अनंत होता है। 19 का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा, व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज कौन सा? इन्फिनिटी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 20 नंबर सवाल, बता दो, विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है? विभव मापी से जो मापा जाता है वो विभवांतर को मापा जाता है, इसलिए सही जवाब क्या होगा बच्चा पार्टी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर सवाल है। 21 नंबर सवाल कर रहा है, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होता है? जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध सीधे रूप से क्या होता है? इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 22 नंबर सवाल है बच्चा पार्टी, देखो 22 नंबर सवाल है, चालक के
अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति अगर आपसे पूछा गया हो तो ये अपसरित होती है बच्चों। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हाँ, अभी तक आप जितने भी बच्चे जुड़े हुए हो, अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो सभी बच्चे क्लास को भी लाइक करते चलिएगा बच्चा पार्टी। ऐसे लास्ट में करने के चक्कर में आप लोग भूल जाते हो, इसलिए जितने भी बच्चे जुड़े हुए हो सभी बच्चे क्लास को भी लाइक करिएगा। चलिए 23 नंबर सवाल है आपके सामने। 23 नंबर सवाल देखिए, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन सी राशि है जो समान रहती है? बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन सी राशि समान रहती है? वो है हमारा विभवांतर। क्या विभवांतर? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस होता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर सवाल है, बता दो 24 नंबर सवाल का रहा, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में पीला रंग का मान कितना होता है? पीला रंग का मान पूछा गया बच्चा पार्टी। मैंने ट्रिक भी बताया था। क्या बताया था कि बीबी रोय जीबी लिख लेना। क्या बीबी रोय जीबी लिखना, बीबी रोय और जीबी लिख लेना, और यहाँ पे 0 लिखना। 1 2 3 4 और 5 और 6। देखो किसके लिए पूछा गया? येलो के लिए। येलो के लिए देख रहे हो क्या है? 4 है। येलो के लिए क्या है हमारा? 4 है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा बच्चों। ओके जी, ये है ब्लैक है, ब्राउन है, रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है और ब्लू है। याद रखिएगा आप लोग, कॉपी में जगह हो तो इसको लिख भी लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 25 नंबर सवाल देखिए आपके सामने। कार्बन प्रतिरोध का हरे रंग के कोड का मान कितना होता है? हरे रंग के कोड का मान पूछा गया बच्चा पार्टी। 1 मिनट, हरे रंग के कोड का मान पूछा गया है तो देख लो, हरे रंग के कोड का अगर मान पूछे तो वही लिख लेना, बीबी रोय जीबी वाला। तो देखो यहाँ पे कितना है, देख लो यहाँ पे कितना है। हरे रंग यानी कि ग्रीन के लिए पूछा गया 5 है। देख लो 5 है तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। 25 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों। याद रखिएगा 25 का करेक्ट आंसर हमारा सी होगा। ओके चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 26 नंबर सवाल। विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है? विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक होता है वो क्या होता है? सिल्वर होता है, चांदी होता है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी है। चलिए 27 नंबर सवाल है आपके सामने। 27 नंबर सवाल है और आज देखते हैं कितने बच्चे हैं जो आज हमारे साथ क्लास में लास्ट तक बने रहते हैं। तो जो जो बच्चे बने रहेंगे उसी का तो अच्छा मार्क्स आएगा। देखो विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है? विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट होती है। क्या यहाँ देखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो इकाई पूछा गया वो क्या होता है? वोल्ट होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी को लगा लो। चलिए 28 नंबर सवाल है। 28 नंबर सवाल है, देखो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? आदर्श एमीटर पूछा गया। देखो मैंने बताया था कि अगर सिर्फ एमीटर का प्रतिरोध पूछे कि एमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है तो बहुत कम लगाना, आदर्श लग जाए तो शून्य को लगा देना, अगर पूछे आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है तो अनंत को लगाना। अभी का सही जवाब क्या होगा बच्चों? ऑप्शन ए होगा, क्योंकि आदर्श लगा हुआ है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। ओके चलिए 29 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो 29 नंबर सवाल का रहा, वोल्ट मीटर मापता है किसको? वोल्ट मीटर द्वारा हम लोग विभवांतर को मापते हैं। वोल्ट मीटर द्वारा क्या मापते हैं बच्चों? विभवांतर को मापते हैं। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा 29 का। याद रखना आप लोग, ये प्रतिरोध को तो हम लोग ओम के द्वारा मापते हैं, ओम में मापते हैं, और धारा है तो इसको कौन सा? एम्पियर में मापते हैं। तो ये सब कैसे होगा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 30 नंबर सवाल है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? किलोवाट घंटा जो मात्रक होता है वो किसका होता है? एनर्जी का होता है। किलोवाट घंटा मात्रक है एनर्जी का बच्चा पार्टी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 31 नंबर सवाल है। 32 नंबर सवाल है, एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है? एम्पियर आर जो मात्रक है वो किसका होता है? ये भी चार्ज का होता है। एम्पियर घंटा आवेश का मात्रक होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम वालों के लिए है। सभी बच्चे आंसर को लगाते चलना बच्चों। देखते हैं आज कितने बच्चे हैं जो आंसर को लगाते चलते हैं और सारे प्रश्नों को याद करते चलते हैं। देखिए 33 नंबर सवाल है आपके सामने। 33 नंबर सवाल है, और हाँ आज के इस 100 ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ जो है, जो बच्चे लास्ट तक बने रहेंगे उसको जो है इस 100 ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ भेज दिया जाएगा व्हाट्सएप पर। देखो वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है वो कौन सा होता है? उसे हम लोग सौर सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सौर सेल कहते हैं। 33 का आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इसको हम लोग फोटोवोल्टिक सेल भी कहते हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगर सौर सेल को छोड़ के यहाँ पे रहे कि फोटो, यहाँ रहे फोटोवोल्टिक सेल, क्या रहे? फोटोवोल्टिक सेल भी रहे तो फोटोवोल्टिक सेल भी इसी को कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 34 नंबर सवाल है। 34 नंबर सवाल है, संयोजन बैंड, संयोजन ऊर्जा बैंड तथा चालन
ऊर्जा बैंड के बीच अंतराल को क्या कहते हैं? बैंड गैप कहते हैं बच्चा पार्टी, बैंड गैप कहते हैं इसको। राइट आंसर याद रखिएगा। अगर पूछे 2 नंबर में भी पूछ दे कि बैंड गैप क्या होता है, तो संयोजन ऊर्जा बैंड तथा चालन ऊर्जा बैंड के बीच अंतराल को क्या कहते हैं? बैंड गैप कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 35 नंबर सवाल है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज जो की थी वो क्या था? ऑस्ट्रेड साहब ने। किसने? ऑस्ट्रेड साहब ने। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर सवाल है। 36 नंबर सवाल है, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति कैसी होती है? अनुचुंबकीय पदार्थ की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है? स्थिर होती है। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होती है? कांस्टेंट होती है। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा बच्चों? 36 का राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है। 37 नंबर सवाल कर रहा है, देखो, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है? मैंने बताया था कि विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 डिग्री होता है और नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है? घटता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। अगर सिर्फ नमन कोण का मान पूछे तो वो हमारा 90 डिग्री होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 38 नंबर सवाल, लोहा होता है। लोहा कैसा होता है बच्चों? शुरू में ही मैंने बताया था, लोहा आए, कोबाल्ट आए, निकेल आए, तो ये हमारा लोह चुंबकीय पदार्थ है। कैसा है? लोह चुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर सवाल है। 39 नंबर सवाल कर रहा है, चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का जो आवर्तकाल है वो क्या होता है? घटता है। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, याद रखिएगा बच्चों। चलिए 40 नंबर सवाल है बच्चा पार्टी, क्लास को लाइक करते चलिएगा। 40 नंबर सवाल है, टेस्ला किसकी इकाई होती है? टेस्ला, देखो, टेस्ला जो है ये विद्युत क्षेत्र की इकाई, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। किसकी इकाई है? चुंबकीय क्षेत्र की। लेकिन एक चीज और भी है, चुंबकीय क्षेत्र की एक और भी होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। इकाई जो होता है वो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ओके जी, ये मात्रक होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 41 नंबर सवाल है। 41 नंबर सवाल कह रहा है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? ये शुरू में ही मैंने बताया था, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान पूछे 90 डिग्री होता है और विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान पूछे तो 0 डिग्री होता है। दोनों को याद रखना आप लोग। चलिए 42 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो। 42 नंबर सवाल है, किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? किसी चुंबक का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो हमारा सदिश राशि होता है। किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण सदिश राशि होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी को लगा लो। और डेली क्लास का टाइम आप लोग पूछते रहते हो। डेली क्लास का टाइम एक हमारा 7 बजे है और दूसरा कौन सा? तो 9 बजे भी क्लास होता है। दोनों को आप लोग ज्वाइन करा करो। इसके लिए क्या करना होगा, इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो आप लोग तो सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हो हमारे साथ। चलिए 43 नंबर सवाल है आपके सामने। 43 नंबर सवाल कर रहा है, देखो क्या कर रहा है, ध्रुव प्रबलता का मात्रक क्या होता है? ध्रुव प्रबलता का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर मीटर। क्या होता है? एम्पियर मीटर होता है। राइट आंसर हमारा सी होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 44 नंबर सवाल है, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है? निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का जो मान होता है वो कितना होता है बताओगे क्या आप लोग? 44 का करेक्ट आंसर ये 0 होता है। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है बच्चा पार्टी? 0 होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 45 नंबर सवाल है, डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? डायनेमो की क्रिया जो आधारित है वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित। और यह प्रश्न कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया है, मानो तो 5 से 6 बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भूलना नहीं है। चलिए 46 नंबर सवाल है। 46 नंबर सवाल है, लेंज का नियम पालन करता है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, हम सभी को पता है, इसलिए हम कह लेंगे कि ऊर्जा संरक्षणता का सिद्धांत। राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षणता के सिद्धांत का पालन करता है लेंज का नियम। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 47 नंबर सवाल है। 47 नंबर सवाल का है, अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? अगर आपके सामने आए, सिर्फ आए प्रेरकत्व, क्या है? प्रेरकत्व आए, अन्योन्य प्रेरकत्व आए, स्व प्रेरकत्व आए, सबका मात्रक हेनरी ही होता है। क्या होता है? हेनरी होता है। और एक हेनरी बराबर अगर आपसे पूछे वो होता है 10 टू द पावर क्या होता है? 3 मिली हेनरी होता है। ओके जी, ये भी याद रखिएगा, यानी कि 1000 मिली हेनरी होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 48 नंबर सवाल है। 48 नंबर सवाल कर आपके सामने है, देख लो क्या करा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक कौन थे? यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज किसने की थी? वो क्या था? माइकल फेराडे साहब ने। राइट आंसर हमारा बी होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 49 नंबर सवाल है, 1 हेनरी बराबर क्या होता है? ये शुरू अभी मैंने बताया कि 1 हेनरी बराबर क्या होता है? 10 टू द पावर 3 मिली हेनरी होता है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। 49 का जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए को लगा रहे हो उसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर सवाल को देखते हैं। 50 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो। 50 नंबर
सवाल कर रहा है गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने में जरूरत है किसका? गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बनाने में जरूरत होता है वो होता है उच्च प्रतिरोध का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जिसको कि श्रेणी क्रम में जोड़कर किया जाता है, इसलिए राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। 51 नंबर सवाल है आपके सामने। प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करता है? प्रत्यावर्ती धारा जो है वो ऊष्मीय प्रभाव को प्रदर्शित करती है। प्रत्यावर्ती धारा ऊष्मीय प्रभाव को प्रदर्शित करती है, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 52 नंबर सवाल है बच्चों, ये रहा आपके सामने। 52 नंबर सवाल है आधे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान कितना होता है? देखो अगर पूर्ण चक्र में पूछे, पूरे चक्र में पूछे प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान, तो वो हमारा 0 होता है, यानी कि शून्य होता है। लेकिन अगर आधे चक्र में पूछे तो वो हमारा होता है 2I0 बटा में क्या, 2I0 बटा में पाई होता है। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 53 नंबर सवाल है। तप्त तार एमीटर मापता है क्या? तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्गमान। तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्गमान बच्चों, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 54 नंबर सवाल है आपके सामने। 54 नंबर सवाल कर रहा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला जो यंत्र होता है वो हमारा डायनेमो, यानी कि इसको जनित्र भी बोलते हैं। लेकिन अगर आपके सामने आए कि ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला बात हो तो वो हमारा मोटर होता है, तो ये भी याद रखना है। चलिए 55 नंबर सवाल है आपके सामने। 55 नंबर सवाल कर रहा है अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि? तो वोल्टेज घटती है। अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है बच्चों? वोल्टेज घटती है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 56 नंबर सवाल को देखते हैं। 56 नंबर सवाल है आपके सामने। धारितीय प्रतिघात कितना होता है? 1/ω/c होता है, सभी बच्चे को पता होगा। कौन सा? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बस इतना आसान सा प्रश्न लगा लो आंसर और नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 57 नंबर सवाल देखो। 57 नंबर सवाल कर रहा है निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? नहीं है पूछा गया बच्चों, लगा दो क्या होगा इसका सही जवाब। विद्युत चुंबकीय तरंग अगर नहीं है पूछे तो ध्वनि तरंग होगा। साउंड वेव जो होता है वो क्या होता है? ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। करेक्ट आंसर हमारा सी होगा। चलिए 58 नंबर सवाल है। 58 नंबर सवाल है विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? हाँ, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, देखो ध्वनि तरंग की अगर प्रकृति पूछे तो वो हमारा अनुदैर्ध्य होता है। ध्वनि देखो, ध्वनि अनुदैर्ध्य, ध्वनि अनुदैर्ध्य मिलता जुलता है, याद रखिएगा। ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है और विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 59 नंबर सवाल है विस्थापन धारा का मात्रक क्या होता है? विस्थापन धारा का जो मात्रक होता है बच्चों वो एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। अगर विद्युत धारा का भी पूछे तो एम्पियर ही होगा। एक हमारा कूलम पर सेकंड भी होता है। चलिए 60 नंबर सवाल है आपके सामने। किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है? और सही जगह पे लगा है, देखो ये हमारा कम जो होता है वो बैगनी का ही होता है। तरंगदैर्ध्य कम होता है बैगनी का और सबसे अधिक होता है वो लाल का होता है, ये भी आप लोग याद रखना। चलिए फिर 61 नंबर सवाल है हमारे सामने। 61 नंबर सवाल का रहा है दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंगदैर्ध्य होता है? वही प्रश्न पूछा गया, किसका अधिक तरंगदैर्ध्य होगा बच्चा पार्टी? वो हमारा लाल का होगा। किसका होगा? लाल रंगों के लिए सबसे अधिक होता है और बैगनी रंगों के लिए क्या होता है? सबसे कम होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 62 नंबर सवाल है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में पूर्ण परावर्तन गुणांक का मान कितना होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का जो मान होता है वो कितना होता है बच्चों? लगा दो क्या होगा इसका सही जवाब। वो हमारा 1 होता है। लगाते चलना बच्चों, हाँ आंसर लगाते चलना। आज पूछेंगे कि आप लोग 100 में कितना सही कर पाते हो। मानो ये एग्जाम का पेपर आपके सामने हो तो आप लोग आंसर को तो जरूर लगाओगे, तो बता देना कि 100 ऑब्जेक्टिव में सही सही बताना, ईमानदारी के साथ बताना कि कितना सही कर पाते हो। चलिए 63 नंबर सवाल है आपके सामने। 63 नंबर सवाल कह रहा है मृग मरीचिका का कारण क्या होता है? मृग मरीचिका का जो कारण होता है वो किसके कारण से होता है? वो होता है अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। सही जवाब हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखना बच्चों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रकाशीय तंतु किस घटना पर आधारित है? तो वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए
64 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो 64 नंबर सवाल कह रहा है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है बच्चा पार्टी। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है बच्चों, अनंत होती है, याद रखोगे आप लोग। चलिए 65 नंबर सवाल है आपके सामने। 65 नंबर सवाल है तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है। अब बताओ बच्चा पार्टी, कुछ में पानी भर लो किसी चीज में, उसमें कोई सामान को रख दो तो लगेगा कि ऐसे उभर खाबर मतलब लगेगा ऊपर ही है और बहुत ही कम दूरी पे है, लेकिन जैसे उस पे छुओगे तो वो दूर मतलब दूर दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार ये पूछा गया तालाब की तली जो है कुछ ऊपर उठी प्रतीत होती है, एक इसका कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। कौन सा, प्रकाश का अपवर्तन होता है, याद रखना ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 66 नंबर सवाल है वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब, अगर वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, कोई वस्तु है जिससे बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है तो वो हमारा कौन सा दर्पण होता है, वो हमारा अवतल दर्पण है। कौन सा, अवतल दर्पण है, राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। लेकिन वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक बनता है तो वो हम उत्तल दर्पण से बनाते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 67 नंबर सवाल है करा निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। हीरा का अपवर्तनांक सभी पदार्थों के अपवर्तनांक से अधिक होता है, कई बार मैं बता चुका हूं, और होता कितना है तो 2.42 होता है। हीरा का अपवर्तनांक सभी पदार्थों का अपवर्तनांक से अधिक है, कितना है तो 2.42 है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर डी आप लोग लगा सकते हो। चलिए 68 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो 68 नंबर सवाल करा प्रकाश का वेग महत्तम होता है किसमें। प्रकाश का जो वेग महत्तम सबसे अधिक होता है वो निर्वात में होता है, कितने किसमें होता है, निर्वात में होता है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 69 नंबर सवाल है आपके सामने। 69 नंबर सवाल कर रहा है लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक एक हमारा मीटर इनवर्स होता है और दूसरा प्रचलित मात्रक डायोप्टर है। तो हम कह सकते हैं कि ए और बी दोनों हमारा करेक्ट हो जाएगा। बच्चों ये मीटर इनवर्स भी याद रखेगा, ये बहुत बच्चे हैं जो गलत करके आएंगे कि डायोप्टर होता है, लेकिन नहीं, यहाँ मीटर इनवर्स भी होता है इसका मात्रक और डायोप्टर भी होता है, इसलिए ए और बी दोनों हमारा करेक्ट हो जाएगा। 70 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और इसकी क्षमता क्या होगी। तो हम लोग फॉर्मूला को जानते हैं तो बनाने में बहुत ही आसान लगेगा। देखो एक लेंस की क्षमता कितनी, एक लेंस की फोकस दूरी कितनी है तो 20 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, मतलब चीजें यहाँ सेंटीमीटर में दिया गया है तो बहुत ही आसान है। P बराबर हमारा क्या होता है 100 बटा में क्या होता है फोकस दूरी होता है, और फोकस दूरी 20 दिया गया तो हम लोग 20 को लिख लेंगे, और 20 पंचे का 100 होता है तो हमारा कौन सा होगा 5 डायोप्टर हो जाएगा। देख लो कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी में दे दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 71 नंबर सवाल, किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो मनुष्य की आंख के रेटिना पर बनता है, और ये जो बनता है ये वास्तविक और उल्टा बनता है। ओके, और मस्तिष्क जो है इसको सीधा करके दिखाई देता है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा बनता है। ओके जी, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 72 नंबर सवाल है आपके सामने। 72 नंबर सवाल कह रहा है जब प्रकाश की किरण एक स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है। जब प्रकाश की किरण एक स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, ये घट जाता है। जब प्रकाश की किरण एक स्लैब में प्रवेश करती है तो ये घटता है बच्चों, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए 73 नंबर सवाल है आपके सामने। 73 नंबर सवाल कह रहा है इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है वो कौन सा होता है, बता दो इंद्रधनुष किस में बनता है, प्रकीर्णन में, विवर्तन में, वर्ण विक्षेपण में, अपवर्तन में, किस में बनेगा, ये बनता है वर्ण विक्षेपण में, यानी कि कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा, प्रकाश के रंग का कारण क्या होता है। प्रकाश के रंग का कारण है इसकी आवृत्ति। प्रकाश के रंग का कारण क्या है बच्चों, इसकी आवृत्ति है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। 75 नंबर सवाल है किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र कैसा होता है। किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र कैसा होता है, गोलाकार होता है बच्चा पार्टी, कैसा होता है, गोलाकार होता है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र गोलाकार होता है। चलिए 76 नंबर सवाल है आपके सामने। 76 नंबर सवाल है किरचॉफ का द्वितीय नियम है किस, कौन सा नियम है। किरचॉफ का द्वितीय नियम जो होता है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, और किरचॉफ का जो पहला नियम है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए दोनों को याद रखिएगा। मैंने बताया पहला नियम आवेश संरक्षण, दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण, इसलिए अभी का जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। 77 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा निर्भर करती है वो
करती है? प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर निर्भर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वेवलेंथ ऑफ लाइट पर निर्भर करती है, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 78 नंबर प्रश्न आपके सामने, इनमें कौन आवेश रहित है? बता दो निम्नलिखित में कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज चार्जलेस? सबसे चार्जलेस जो होता है वो फोटोन कण होता है, क्योंकि फोटोन का जो विराम द्रव्यमान होता है वो क्या होता है? हमारा जीरो होता है। फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? जीरो होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 79 नंबर सवाल, बता दो 79 नंबर सवाल कर रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा क्या मापा जाता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि ईवी के द्वारा हम लोग क्या मापते हैं? ऊर्जा को। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा क्या मापा जाता है बच्चों? ऊर्जा को, क्योंकि आवेश जो होता है वो चार्ज होता है। आवेश में क्या होता है? आवेश का कूलम होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है, धारा का एम्पियर होता है। कौन सा? ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 80 नंबर सवाल है, किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, किससे बना होता है? वो प्रोटॉन से बना होता है और न्यूट्रॉन से बना होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यहाँ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मत लगाना, गलत हो जाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 81 नंबर सवाल है। 81 नंबर सवाल कर रहा है रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है? बता दो आप लोग। द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज कौन सा होगा? रेडियो सक्रियता का मात्रक है क्यूरी। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या है बच्चा पार्टी? क्यूरी होता है, राइट आंसर हमारा बी होगा। 82 नंबर सवाल है। 82 नंबर सवाल कर रहा है रिडबर्ग नियतांक का मात्रक क्या होता है? रिडबर्ग नियतांक का जो मात्रक होता है वो मीटर इनवर्स होता है। रिडबर्ग नियतांक का मात्रक क्या होता है? मीटर इनवर्स होता है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। 83 नंबर सवाल है अब आपके सामने है। 83 नंबर सवाल कर रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? बता दो आप लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बता दो बच्चों क्या होगा इसका सही जवाब? विच सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फॉल्स इन द विजिबल रीजन? कौन सा होगा? वो हमारा बामर श्रेणी होता है। दृश्य भाग में पूछे तो बामर श्रेणी होता है, राइट आंसर हमारा बी होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 84 नंबर सवाल है तेजी से चलने वाली बीटा किरण जो होती है वो इलेक्ट्रॉन है। तेजी से चलने वाली बीटा किरण क्या है? इलेक्ट्रॉन, राइट आंसर हमारा क्या होगा बच्चों? ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके जी। और अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो सभी बच्चे जरूर क्लास को लाइक करिएगा बच्चों। सौर ऊर्जा का स्रोत कौन सा होता है? सौर ऊर्जा का स्रोत जो होता है वो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी कि नाभिकीय संलयन होता है। कौन सा? बी में दिया गया नाभिकीय संलयन, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 86 नंबर सवाल, अल्फा कण क्या होता है? अल्फा कण जो है ये है हीलियम का नाभिक। कौन सा? हीलियम का नाभिक का राइट आंसर सी होगा। ये हीलियम का परमाणु नहीं है, हाइड्रोजन का नाभिक नहीं है, इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, होगा कौन सा? हीलियम का नाभिक है, सही जवाब सी होगा। 87 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो निम्नलिखित में कौन मूल कण नहीं है? मूल कण यानी कि ये अल्फा पार्टिकल इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल, सही जवाब हमारा सी होगा, क्योंकि अल्फा कण जो है ये मूल कण नहीं है। न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है मूल कण, लेकिन ये अल्फा कण नहीं है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 88 नंबर सवाल, बता दो बहुत ही आसान सा प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट भी बहुत है। देखो क्या कह रहा है, दशमलव अंक पद्धति की संख्या 27 की द्विआधारी पद्धति में समतुल्य संख्या क्या होगा? देखो 27 का निकालना हम लोग जानते हैं तो गलत काहे का होगा? 27 का हम लोग निकाल लेते, 2 से भागा देते चलेंगे। देखो कौन सा 13 दूना के 26 होता है, 13 यहाँ पे लिख लेंगे और 26 एक 27 होता है, यानी कि 1 बचा। फिर उसके बाद 2 से लगाओ, 6 दूना 12 होता है, 6 लिख दो, उसके बाद 1 बचा, यहाँ पे 1 लिख दो। उसके बाद फिर 2 से लगाओ, 2 तिया के 6, कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे 0 लिख दो। फिर 2 से लगा दो, 2 एकम 2 और 1 जो हमारे यहाँ बचा उसके बाद यहाँ पे लिख लो 11011 11011, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 1111011। देखो ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया गया करेक्ट आंसर है, लगा लो बच्चों और सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगर देखो यहाँ पे निकालना सिखा भी दे रहा हूं, अगर 15 का पूछे, देखो 15 का भी मैं निकाल दे रहा हूँ। 15 का अगर पूछे 2 से भागा देते जाना, 7 दूना के 14, यहाँ 1 बचा, 1 लिख देना। फिर उसके बाद क्या होगा, 2 से लगाओ, 3 दूना के 6, 1 बचा, फिर यहाँ पे 1 लिख दो। उसके बाद फिर 2 से लगाओ, 2 एकम 2, यानी 1 बचा, फिर यहाँ 111, यानी कि 4 को 1 आए तो ये किसका है? ये 15 का हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 89 नंबर सवाल है। देखो मूल गेट कौन कौन सा होता है? मूल गेट जो होता है वो होता है, एक हमारा होता है एंड होता है, मूल गेट एंड होता है, और होता है और नोट होता है, और इसी से हमारा सब गेट बन जाता है। अगर पूछे कौन सा सार्वजनिक मूल गेट है तो सार्वजनिक गेट पूछे तो वो हमारा क्या होता है बच्चों? वो नेंड होता है, नेंड होता है, क्योंकि एंड से हमारा नेंड बनता है। एंड अगर यहाँ पे एन लगा दे तो ये हमारा नेंड हो जाएगा। और से हमारा नोड बन जाता है, ये भी आप लोग याद रख लो। तो बता दो कौन सा होगा इसका सही जवाब? एंड और नोट। मूल गेट है एंड और नोट, राइट आंसर हमारा ए होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 90 नंबर सवाल है, द्विआधारी अंक जो है 10101 का दशमलव पद्धति का मान क्या होगा?
10101 का मान पूछा गया है, तो निकाल लेते हैं। अगर 31 का देखो निकालना भी सीख लेंगे, जितना हम लोगों का प्रैक्टिस होगा तो वो दिमाग में ज्यादा दिन तक सेट रहेगा। देखो पहले हम लोग 31 का निकालते हैं, तो 31 का हम लोग यहीं पे निकाल लेते हैं। 31 का निकालना है, उसके बाद 2 से लगाते चलेंगे, 2 से लगा दो, 15 दूना के 30 होता है, यहाँ पे 15 लिख लो, उसके बाद 1 बचा 1 लिख लो, फिर 2 से लगाओ, 7 दूना के 14, 1 बचा 1 लिख लो, उसके बाद फिर 2 से लगा दो, 2 से लगाएंगे तो कौन सा 3 दूना के 6 होगा, 1 बचा 1 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2 यानी कि 1 बचा और 1 यहाँ पे लिख लो 1 1 1 1। ये सब तो ये लगता है नहीं होगा, क्यों यहाँ पे कुछ अलग है। तो 21 का निकाल के देख लेते हैं। 21 का निकालो बच्चों, 21 का 2 से अगर लगाएंगे तो 2, 12 दूना के 24 होता है, 10 दूना 20 यानी कि 1 बचा, फिर उसके बाद 2 से लगाएंगे, 5 दूना के 10, कौन सा 0 बचेगा। फिर यहाँ 2 से लगाओ, 2 दूना के 4 यानी कि 2 दूना 4, यहाँ 2 लिखेंगे और 1 बचा तो यहाँ लिख लेंगे, फिर 2 एकम 2 बचेगा, 2 एकम 2 कौन सा यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी 10101 यहाँ पे दिया गया वही दिया गया बात, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नीचे से ऊपर की ओर लिख देते हैं बच्चों, वही मान हो जाता है। चलिए 91 नंबर सवाल को देखते हैं, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। 91 नंबर सवाल है, ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है। चालक का पूछता तो ये बढ़ता है, लेकिन अर्धचालक का घट जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 92 नंबर सवाल, अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण क्या होता है। अर्धचालक में विद्युत चालकता का जो कारण होता है, एक हमारा एन टाइप होता है, एक हमारा क्या होता है एन टाइप, और दूसरा होता है पी टाइप। पी टाइप भी होता है, पी और टाइप होता है, यानी कि ये होता है होल और ये होता है कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि एन टाइप इलेक्ट्रॉन होता है और पी टाइप हमारा होल छिद्र हो जाता है, विवर हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन और विवर दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 93 नंबर सवाल है आपके सामने। 93 नंबर सवाल कर रहा है, डायोड का उपयोग करते हैं, एक डायोड का उपयोग जो करते हैं वो रेक्टिफायर की तरह करते हैं। रेक्टिफायर कौन सा ऑप्शन में दिया गया, दिष्टकारी की भांति, हिंदी में दिष्टकारी बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर की तरह। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 94 नंबर सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सही है, सही है बता दो। हाँ लेकिन एक बात खास है कि सब में क्या है तो 12 ही दिया गया। देखो 12 है, 12 है मतलब एक का ही निकालेंगे, सबका निकल जाएगा। देखो 12 हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद 2 से लगाते हैं, चलो 2 छा के 12, कुछ नहीं बचा 0 बचा, फिर 2 तिया के 6, कुछ नहीं बचा 0 बचा, फिर 2 से लगाओ, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 यानी कि 1 1 1 0 0 1 1 0 0। कौन सा ऑप्शन में दिया गया, 1 1 0 0, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया बच्चा पार्टी। लगा लो, बड़ा ही आसान है, निकाल लेते हो तो 2 से 3 सवाल आपका बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही बन जाएगा, इसलिए सीख लेना। चलिए 95 नंबर सवाल है आपके सामने। 95 नंबर सवाल है, दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता कितनी होती है, 5 होती है। दाता अपद्रव्य परमाणुओं की संयोजकता कितनी होती है बच्चों, 5 होती है। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। 96 नंबर सवाल है आपके सामने, संकीर्णन का मापन किया जाता है किसमें, संकीर्णन का मापन भी डेसिबल में होता है और क्षीणता को मापने के लिए भी डेसिबल का उपयोग करते हैं, तो दोनों को याद रख लो आप लोग। चलिए 97 नंबर सवाल को देखते हैं। 97 नंबर सवाल कह रहा है, संचार उपग्रह का आवर्तकाल कितने घंटे होता है, 24 घंटे का होता है। संचार उपग्रह का आवर्तकाल कितने दिनों का होता है, 24 घंटे का होता है बच्चों। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये 1 वर्ष नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए 98 नंबर सवाल को देखते हैं। प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत कौन सा होता है। प्रकाशिक तंतु जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर आधारित होता है। यहाँ पे देख लो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। चलिए फिर 99 नंबर सवाल को देखते हैं। 99 नंबर सवाल कह रहा है, जीवाश्म की आयु पता की जाती है किससे किया जाता है। जीवाश्म की आयु जो पता किया जाता है वो कार्बन डेटिंग से किया जाता है। जीवाश्म की आयु पता की जाती है किसके द्वारा, कार्बन डेटिंग के द्वारा, इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। और हमारा जो लास्ट सवाल है वो आ चुका है आपके सामने, तो बता दो बच्चा पार्टी क्या होगा इसका सही जवाब। हमारा लास्ट सवाल है 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 वोल्ट बराबर, अच्छा बच्चों हमने पढ़ा है कि विद्युत विभव का ऐसा मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है, और V बराबर हम लोगों ने W/Q किया था कि नहीं, और ये वाट का जूल हो जाता है और चार्ज का कूलम होता है, यानी कि जूल प्रति कूलम, यानी कि जूल प्रति कूलम को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। अगर हम लोगों को पूछे 1 वोल्ट बराबर क्या होगा तो 1 जूल पर कूलम होगा, और यही हमसे यहाँ पूछा गया है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा बच्चा पार्टी। लगा लो 100 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके चलिए, आज का क्लास आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताना बच्चों। हाँ आप बता दो कि 100 ऑब्जेक्टिव में कितना सही कर पाए, ये तो जरूर बताना। ओके जी, देखेंगे आज सबका कमेंट पढ़ेंगे, देखते हैं कितने बच्चे हैं जो 100 में कितना सही कर पाए हैं। ज्यादातर सही कर पाए होंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। ओके जी, तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में बच्चों। क्लास को भी लाइक करिएगा, इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो अनुरोध है कि आप लोग जुड़ के हमारे साथ तैयारी भी कर सकते हो। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।